सभी साथियों को मेरा सुप्रभात। आपका स्वागत है हिंदी स्टेनो क्लास यूट्यूब चैनल में। अभी जो मैं डिक्टेशन डाल रहा हूँ वो आपके एक दो दिन में जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस डिक्टेशन से अपने आप का स्वयं का परीक्षण करके देख सकते हैं कि अभी आप में कितना सुधार हुआ है और कितना सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से एक्यूरेट डिक्टेशन डाल रहा हूँ, तो आप इसे अनुवाद ज़रूर करके बताएं कि आपकी क्या पोजीशन चल रही है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अपने आप को खुद का परीक्षण करें ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं हो। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पे आ रहा हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, परंतु मैं भारत के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का दावा अवश्य करती हूँ। मैं उनकी कठिनाइयों और आकांक्षाओं से परिचित हूँ। पिछले 6 महीनों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं देश के हर भाग के कम से कम 200 लोगों से न मिली हूँ। किसी किसी दिन तो मैंने 500 व्यक्तियों से भी भेंट की है। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि जब मैं उनसे मिलती हूँ तो अपनी सफलताओं को मैं गर्व की दृष्टि से देखती हूँ। योजनाओं के आकार का प्रश्न तब भी उठाया गया था जबकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री थी। तब भी मैंने छोटे आकार की योजना के विरुद्ध थी। हमें इसके मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। छोटी योजनाएं जनता की आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाएंगी। पैराग्राफ। अभी उस दिन मैं आंध्र में थी। वहाँ मुझसे से गरीब आदमी मिलने आया और कहने लगा कि हमें इस्पात का कारखाना ज़रूर चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी बात योजना आयोग तक पहुंचा दूंगी और वही अंतिम निर्णय लेगा। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि इस्पात के कारखाने पर तो भारी लागत आएगी, इसलिए उसके बदले में क्या आप कुछ सिंचाई के कार्यों को तरजीह नहीं देंगे? उन्होंने जवाब दिया कि सिंचाई का इंतज़ाम तो हम स्वयं कर लेंगे। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा, यदि हम इस्पात के कारखाने के लिए धन एकत्र करें तो इसमें क्या आपको कोई आपत्ति होगी? बहुत से लोग इस्पात के कारखाने को प्रतिष्ठा की बात मानते हैं। जिन दिनों मॉस्को में भूखमरी फैली हुई थी और लोगों को राशन में प्रतिदिन केवल एक ही आलू मिलता था, तब भी रूसी यह चाहते थे कि मॉस्को की भूमिगत रेल दुनिया में सर्वोत्तम होनी चाहिए। यह तो मनुष्य का सहज स्वभाव है और इस बात को हमें भुलाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए जो
जनमानस को उत्साहित कर सके। पैराग्राफ। मुझे यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि कोई भारतीय यह कहे कि हमको सफलता नहीं मिली। इतिहास के किसी भी काल में तुलना करें, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुंचा है। न ही जनता के सभी वर्गों ने समान रूप से प्रगति की है। पैराग्राफ। महोदय, विदेशी सहायता के बारे में मेरा यह विचार है कि जब हम आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं, हमें और अधिक विदेशी सहायता लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी योजनाएं इस तरह बनाई गई थीं कि एक विशेष सोपान तक उनके लिए अधिकाधिक सहायता चाहिए। उसके बाद विदेशी सहायता रुक जानी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले हमारी यह नीति नहीं थी और यह नेहरू जी की विचारधारा के विपरीत है। ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं जानती हूँ कि उनके क्या विचार थे। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े न हों, मुझे अधिक विदेशी सहायता मांगने में कोई मानहानि नहीं लगती। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमने अपने लोगों की योग्यता का लाभ उठाने की पर्याप्त चेष्टा नहीं की। मेरा विचार है कि नई क्षमता का उपयोग करने में हमने जो कुछ दिया है, कई बार तो करिश्मे या चमत्कार जैसा है। यह ठीक है कि कई बार योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है या कई बार उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। हमारी कुशलता न बढ़ने का यह भी एक कारण है। पैराग्राफ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कठिनाइयाँ बराबर बढ़ती जाएंगी। कई बार तो एक ही दिन में 100% तक भी बढ़ जाएंगी। पर मैं तो कठिनाइयों का सामना डटकर करती हूँ। बचपन से ही मैं इस तरह चलती रही हूँ। यदि मैं जनता से छोटे लक्ष्यों की चर्चा करूं तो वे कहेंगे, अपनी छोटी छोटी योजनाएं अपने पास ही रखो और योजना आयोग को ही उन्हें पूरा करने दो। धन का बहुत महत्व होता है, परंतु योजनाओं को केवल पैसे के हिसाब से ही देखना सही दृष्टिकोण नहीं है। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं राष्ट्र की समस्याओं को एक गृहिणी की या माँ की नज़र से देखूं। क्या मैं अपने बच्चों को भूखा मरने दूंगी? यदि मेरे पास दूध या दवाई या
ऐसी ही किसी ज़रूरी चीज़ की कमी है तो मैं हाथ पर हाथ धर कर यह नहीं कहूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यदि आप गरीब हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप परिवार को भूखा मरने दें। देश की बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। हमारे राज्यों की ज़रूरतें क्या हैं? क्या हम अपनी परियोजनाओं के लिए उचित समय पर धन की व्यवस्था कर पाते हैं? स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, ये 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से एक्यूरेट डिक्टेशन है 10 मिनट की। आप इसे अनुवाद करें और अपने आप को एक बार एग्ज़ाम से पहले परख लें कि कहाँ पर क्या है। एक जगह मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक वो था, मेरा विचार यह है कि, मैंने ये कह दिया मेरा यह विचार है कि, तो वो आप मेरे डिक्टेशन के हिसाब से काउंट कर लेना। बट बाकी पूरी डिक्टेशन 80 वर्ड्स प्रति मिनट के हिसाब से है और एक्यूरेट डिक्टेशन है। आप इसे करें और आज आप अपना एग्ज़ाम मान के करें, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एटलीस्ट मैं उनसे तो उम्मीद करता हूँ कि वो इसका अनुवाद करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या पोजीशन है, कितना सही चल रहा है, क्या है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो भी मुझे बता सकते हैं, और जो भी समस्या आ रही है वो भी बता सकते हैं। और मुझे लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों को मेरी डिक्टेशन सही नहीं लग रही है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वापस पुनः निवेदन करूंगा कि प्लीज़, अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ अपने अन्य साथियों को जो शॉर्ट हैंड से संबंधित क्षेत्र में हैं उनको बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कराएं, ताकि मेरे डिक्टेशन का लाभ आप छात्रों को सबको मिल सके और तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।